हाँ भाई, जैसा कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने द्विसंकर संकरण और वंशागति के नियमों का अध्ययन कर लिया था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो द्विसंकर संकरण और वंशागति के तीन नियम थे, जिनमें से दो का हमने अध्ययन कर लिया है। एक तो प्रभाविता का नियम और सेकंड युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है, अब थर्ड जो है वह होता है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, तो भाई क्या है स्वतंत्र अपव्यूहन नियम, वो हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी हम थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी क्या है? यह द्विसंकर संकरण पर आधारित है जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे प्रभावी लक्षण वाले उत्पन्न होते हैं और इनसे प्राप्त बीजों में स्वयं निषेचन करवाया जाता है तो वे एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना संतति में प्रकट होते हैं। अर्थात एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। व्याख्या: संयुग्मजी पीले गोल व संयुग्मजी हरे झुर्रीदार पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे पीले गोल प्राप्त होते हैं, लेकिन इनमें स्वयं परागण कराने पर 4 प्रकार के पौधे उत्पन्न होते हैं।
जिनका लक्षण प्ररूप अतः पैतृक संयोग पीले गोल व हरे झुर्रीदार के अलावा दो नए संयोग हरा गोल व पीला झुर्रीदार बीज वाले पौधे प्राप्त होते हैं। देखिए भाई, बात को जरा ध्यान समझना। ये जो आपको दिखाई दे रहा है वह स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम है। ठीक है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस साल बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक ये नहीं पूछा गया है। ठीक है, पहले जो सबसे पहले एग्जाम हुआ था उसमें द्वि संकर संकरण पूछा था, है ना, और अब जो एग्जाम हुआ है उसमें जो अगला टॉपिक आएगा वो पूछा गया था, जिसमें हम सह प्रभाविता और उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस साल बोर्ड एग्जाम के लिए इसके चांस बनते हैं इस क्वेश्चन के, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के। आप एक बार इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत ही सिंपल है, आप इसकी थ्योरी को आराम से याद कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात कि स्वतंत्र अपव्यूहन का जो नियम है वह द्विसंकर संकरण पर आधारित है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि प्रभाविता का नियम और विसंयोजन का नियम, ये दोनों नियम एक संकर संकरण पर आधारित थे, लेकिन स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। कई बार यही क्वेश्चन एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि द्विसंकर संकरण पर आधारित नियम कौन सा है। तो कौन सा नियम है? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो पहली बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब देखो, हेडिंग से पता चल रहा है स्वतंत्र मतलब जिस पर किसी का प्रभाव या दबाव नहीं हो। अपव्यूहन मतलब प्रदर्शित होना, अपनी अभिव्यक्ति शो करना। ठीक है, तो ये एक ऐसा नियम है जिस नियम में कोई लक्षण अपनी अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से शो करता है, जो किसी के प्रभाव में नहीं रहता। इसको बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, अब थ्योरी आप एक बार देखो कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण, अरे भाई किस नियम से उत्पत्ति हुई है इसकी? द्विसंकर संकरण से। अब हम द्विसंकर संकरण तो पढ़ चुके हैं ना, द्विसंकर संकरण तो हम पढ़ चुके हैं ना, पीले गोल बीज वाला, तो उसी पर आधारित ये नियम है। तो देखिए, जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे प्रभावी लक्षण वाले उत्पन्न होते हैं। वही बात है, समझने की कोशिश कीजिए कि जब हमने पीले गोल और हरे झुर्रीदार दो विपरीत लक्षण लिए थे, उनके बीच में जब क्रॉस कराया तो F1 पीढ़ी में आप मुझे बताओ पीले गोल बीज वाले पौधे प्राप्त हुए थे या नहीं हुए थे? हुए थे ना। तो वो, और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो लक्षण F1 पीढ़ी में प्रकट होता है वह डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, प्रभावी लक्षण होता है। तो ये थ्योरी तो आपको समझ में आ गई होगी।
कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाए तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे प्रभावी लक्षण वाले उत्पन्न होते हैं और इनसे जो प्राप्त बीज हैं, अब बात समझिए आप मेरी, एक मैं आरेख के द्वारा आप इसको समझाऊंगा आपको कि इनसे जो प्राप्त बीज मतलब F1 पीढ़ी में F1 पीढ़ी के जो प्लांट थे ना विषम युग्मजी पीले गोल वाले, उनके बीजों में या मैं ये कहूं उन प्लांटों में जब हमने स्वयं परागण कराया, जैसा कि हम कराते हैं स्वयं परागण, तो स्वयं परागण कराया तो क्या हुआ, स्वयं निषेचन यानी कि स्वयं परागण करवाया जाता है तो वे एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना, यानी कि पीले गोल और हरे झुर्रीदार जो ये लक्षण थे वो अगली पीढ़ी में एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना संतति में प्रकट होते हैं। अर्थात एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसे क्या कहते हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये तो थी स्वतंत्र अपव्यूहन नियम की परिभाषा। अब इसकी व्याख्या हम करते हैं। व्याख्या तो देखिए मेंडल ने क्या किया था, समयुग्मजी पीले गोल और समयुग्मजी हरे झुर्रीदार पौधों के बीच क्रॉस कराया था ना, तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए थे, पीले गोल वाले प्राप्त हुए थे, प्रभावी लक्षण था। लेकिन जब इनमें स्वयं परागण कराया, भाई F1 पीढ़ी के जो ये बीज वाले पौधे थे ना पीले गोल वाले, इनमें जब स्वयं परागण कराया गया तो मेंडल को 4 प्रकार के पौधे मिले, जबकि उन्होंने क्रॉस कितने प्रकार के पौधों में करवाया था, केवल 2 प्रकार के पौधों में। तो जो 4 प्रकार के पौधे मिले उन पौधों में क्या था कि पैतृक संयोग मतलब पेरेंट्स जो प्लांट थे वो तो पीले गोल और हरे झुर्रीदार थे, उनके अलावा उनको 2 नए संयोग हरे गोल और पीले झुर्रीदार बीज वाले पौधे प्राप्त हुए। ठीक है, तो ये थी इसकी थ्योरी। अब आपको इस थ्योरी से थोड़ा कम समझ में आया होगा। ठीक है, अब इस पूरे को आप समझेंगे किससे, एक डायग्राम से, एक तरीके से। ठीक है, अब ये तो केवल थ्योरी थी, बात समझ में आ रही है। तो जब मैं अब आपको एक आरेख से इसको समझाऊंगा ना, तब आप इसकी थ्योरी से मिलान करना, आपको एक क्लियर समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं इसका आरेख। सुनिए भाई, देखिए एक आरेख समझना और फिर इसकी थ्योरी को आप रिलेट करना, है ना। देखो सिस्टम क्या था कि ये एक गुणसूत्र है, ये सेकंड गुणसूत्र है। चलो पहले हम मान लेते हैं कि ये गुणसूत्र था जो पहले इस प्रकार जोड़े में था, है ना। है ना भाई, और ये भी गुणसूत्र था। ऐसे स्मॉल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, समझ लीजिए पेयर में गुणसूत्र है। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, देखो वाई आर कैपिटल मतलब पीले गोल वाले बीज के गुणसूत्र है ये, और ये हरे झुर्रीदार के। ठीक है, अब देखो होना क्या है कि जब इनमें गैमेट बनेंगे तो इस प्रकार की श्रृंखला बन जाएगी ना,
ऐसे दोनों गुणसूत्र अलग अलग हो गए, नहीं हो गए, है ना। और ऐसे ही इसके बिल्कुल ऐसे हो गए ना। अब देखिए आप बात को समझना कि जिस बीज की आकृति गोल थी, गोली ना, इस बीज की आकृति कैपिटल आर था, है ना। इसका जीन क्या था, कैपिटल आर। उस बीज पर प्रारंभ में कौन से रंग का जीन था, कैपिटल वाई वाला था कि नहीं, है ना। उसी प्रकार जिस बीज की आकृति झुर्रीदार थी, उस बीज पर कैसे रंग वाला जीन था, हरे रंग वाला। तो हमने इस प्रकार के दो जनक पौधे लिए थे ना। अब F1 पीढ़ी में क्या था, F1 पीढ़ी में तो ये लक्षण आए थे, इस प्रकार आए थे विषम युग्मजी। अब देखो जो बीज गोल था उस पे कैसा रंग आया, पीला रंग ही आया। तो यहाँ क्या है कि पीले रंग वाले जो जीन हैं वो गोल आकृति वाले बीज के साथ ही दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं। बात को ध्यान से समझना, ये दो जीन हैं, जीन, और हर जीन एक लक्षण का निर्धारण करता है। तो जो बीज की आकृति गोल थी, उस जीन के साथ पीले रंग वाला जीन था कि नहीं। तो पहली पीढ़ी में तो ये इसके साथ चला गया, है ना। लेकिन जब इनसे हमने दूसरी पीढ़ी प्राप्त की, और दूसरी पीढ़ी कब प्राप्त की, इनमें स्वयं निषेचन कराकर, क्या कराकर, स्वयं निषेचन कराकर हमने इनसे दूसरी पीढ़ी प्राप्त की पहली पीढ़ी से। तो दूसरी पीढ़ी में आप सभी को पता है कि 9 पौधे तो पीले गोल थे, 3 पीले झुर्रीदार, 3 हरे गोल और 1 हरा झुर्रीदार। बताओ सेकंड पीढ़ी में इसी प्रकार के 4 पौधे थे कि नहीं, थे ना 4 पौधे। और पैतृक जीन हमारे क्या थे कि जिस बीज की आकृति गोल है उस पर पीले रंग वाला जीन है, और जिस बीज की आकृति झुर्रीदार है उस पर हरे रंग वाला जीन है ना। तो ये पहली पीढ़ी में तो दोनों जीन एक साथ चले गए, एक साथ जा रहे भाई। लेकिन सेकंड पीढ़ी में क्या हुआ कि पीले गोल और हरे झुर्रीदार, ये तो हमारे दोनों लक्षण कैसे थे, पैतृक लक्षण, ये पैतृक है ना, पेरेंट। लेकिन हमने यहाँ पर 2 लक्षण और नए देखने को मिले। बात समझने की कोशिश करना कि ये जो आपको 2 नए पौधे मिले, कौन से, कि भाई जिस बीज की आकृति गोल थी उस पर पीले रंग वाला जीन था, या मैं ये कहूं कि कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई था। लेकिन यहां क्या होगा, ये पीला है और ये आकृति कैसी है, झुर्रीदार। कैसी है, झुर्रीदार। चलो ये गोल वाला चल रहा है तो गोल वाले को मान लो ना, गोल आकृति, लेकिन इसका रंग कैसा है, हरा। और हरे रंग का जीन क्या होता है, स्मॉल वाई। क्या होता है, स्मॉल वाई। अब एक बात समझो, जो स्मॉल वाई वाला जीन था वो किसके साथ रहता था, स्मॉल आर के साथ, झुर्रीदार आकृति के साथ। लेकिन F2 पीढ़ी में ये किसके पास चला गया, बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। F2 पीढ़ी में जो हरे रंग वाला जीन था वो किस बीज के पास चला गया, गोल आकृति वाले बीज के पास, ठीक है। और जो पीले रंग वाला जीन था कैपिटल वाई, वो
कैपिटल आर को छोड़कर किसके पास चला गया, स्मॉल आर के पास चला गया। नहीं आई बात समझ में? तो अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो जीन थे, मान लीजिए एक जीन मैं आपको बता दूं कि कैपिटल वाई जो जीन है पीले रंग का, वो पेरेंट प्लांट में किसके साथ था, कैपिटल आर के साथ। F1 पीडी में भी इसी के साथ गया, लेकिन F2 पीडी में इसने क्या किया, इसको छोड़कर दूसरे आकृति वाले बीज के पास चला गया। बात समझो कि ये जो जीन है वो दूसरे जीन के साथ चला गया। तो आप मुझे बताओ कि इस जीन पर, इस जीन का प्रभाव है क्या? मेरी बात समझो, इस कैपिटल वाई ने अपनी वंशागति या अपनी अभिव्यक्ति किस रूप में की है, स्वतंत्र रूप में। किस में की है, स्वतंत्र रूप से। नहीं आई बात समझ में? इसी प्रकार स्मॉल वाई स्मॉल आर को छोड़कर कैपिटल आर के पास आ गया, तो इसने भी अपनी अभिव्यक्ति कैसे की है, स्वतंत्र रूप से। बात समझ में आ गई? अगर ये दोनों जीन इनके साथ साथ चलते तो कभी भी F2 पीढ़ी में ये दो प्रकार के प्लांट उत्पन्न नहीं होते। बात समझ में आ गई? और ऐसी घटना हम आगे पढ़ेंगे जिसको हम सहलग्नता बोलेंगे, जो जिसमें जीन साथ साथ चलेंगे। वो स्वतंत्र अपव्यूहन नियम का अपवाद है, आगे पढ़ेंगे उसको। ठीक है, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो आप मुझे एक बात बताओ, अब इसकी थ्योरी में आपको एक बार बोल के बताता हूं कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे प्रभावी उत्पन्न होते हैं, लेकिन इनमें जब स्वयं निषेचन कराया जाए, इस पीढ़ी में जब हम स्वयं निषेचन कराएंगे तो वे एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना, एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना अपनी वंशागति स्वतंत्र रूप से करते हैं। अर्थात एक लक्षण की वंशागति पर दूसरे लक्षण की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी को क्या कहते हैं हम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। तो ये तो हुई उसकी परिभाषा। फिर आप व्याख्या कैसे करेंगे कि मेंडल ने पीले गोल और हरे झुर्रीदार बीज वाले पौधों के साथ क्रॉस कराया तो पहली पीढ़ी में सभी पौधे इस प्रकार के प्राप्त हुए, और जब इनमें स्वपरागण कराया तो कितने प्रकार के पौधे उत्पन्न हुए, 4 प्रकार के, जिनमें से यहाँ क्या हुआ फिर कि 2 पैतृक लक्षणों के अलावा 2 नए संयोग प्राप्त हुए, जिससे ये सिद्ध होता है कि एक लक्षण की वंशागति स्वतंत्र रूप से होती है, अर्थात दूसरे लक्षण पर दूसरे लक्षण की उपस्थिति का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई? तो इसको कहते हैं हम क्या, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का। आप इतना सा कंसेप्ट दिमाग में रखो कि भाई स्वतंत्र अपव्यूहन एक ऐसा नियम है जिसमें एक जीन पर दूसरे जीन की उपस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वह दूसरी पीढ़ी में उसको छोड़कर दूसरे जीन के पास चला जाता है और अपनी अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से करता है। इसको कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, एक बार इसमें इंक डालूंगा। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम? बहुत ही सिंपल है। एक बार इस फॉर्मूले को आप समझकर और इसकी फिर थ्योरी को आप रिलेट करना कि थ्योरी क्या कहना चाह रही है ना? हेडिंग से पता चल जाएगा स्वतंत्र अपव्यूहन का है तो मतलब ये हुआ कि भाई इसमें एक जीन अपनी वंशागति स्वतंत्र रूप से करता है बस।
और द्विसंकर संकरण पर आधारित है, तो इसमें जो एग्जाम्पल आएगा वो आप द्विसंकर संकरण वाला लिखेंगे। ठीक है, तो ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, इस साल बोर्ड एग्जाम में आने के इसके चांस है। तो ये तो हुए हमारे वंशागति के 3 नियम। ठीक है, वंशागति के क्या 3 नियम हो गए। अच्छा, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मेंडल की सफलता के कारण। मेंडल की सफलता के कारण। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि 3 क्वेश्चन कि मेंडल ने मटर के पादप का सिलेक्शन क्यों किया, मेंडल की संकरण तकनीक और मेंडल की सफलता के कारण। ये तीनों क्वेश्चन भी बहुत मायने रखते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मेंडल जो सफल हुए थे उनके क्या रीजन थे। तो पहला रीजन, छोटी छोटी सी बातें, इन्होंने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति पर कार्य किया। नेक्स्ट, इन्होंने अपने प्रयोग F2 व F3 पीढ़ी तक ही किए। इन्होंने शुद्ध गुणों वाले पौधे को चुना। और लास्ट, इन्होंने अपने प्रयोग का विधिवत लेखा रखा। देखिए भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि आप मेंडल जो सफल हुए थे उसके क्या कारण थे। तो हम देख लेते हैं मेंडल की सफलता के कारण। तो बहुत सिंपल है कि मेंडल ने क्या किया, एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति पर कार्य किया। और भाई जिसका एक लक्ष्य होता है वो तो कंप्लीट होता ही है। मेंडल ने क्या किया था कि जैसे उन्होंने 7 वर्ष तक अध्ययन किया था और मटर के पौधे में कितने विपरीत लक्षण थे, 7 जोड़ी। तो हर साल एक लक्षण पर उन्होंने कार्य किया। ठीक है, जिससे उनको सफलता मिली। नेक्स्ट, अपने प्रयोग उन्होंने केवल दूसरी और तीसरी पीढ़ी तक ही किए, जिससे अच्छे रिजल्ट मिले। अगर वो और ज्यादा करते तो हो सकता है उनके नियम वही की वही फेल हो जाते। ठीक है, और इन्होंने शुद्ध गुणों वाले पौधे को चुना, मतलब समयुग्मजी पौधे जिसमें युग्मक समान थे। और सभी का क्या रखा, लेखा जोखा रखा। मतलब हर साल जो प्रयोग करते थे ना उसका विधिवत लेखा रखते थे। सांख्यिकी, जैव सांख्यिकी जिसको बोलते हैं, बायोस्टैटिक्स, उस पद्धति का इन्होंने सहारा लिया था। आप बीएससी में पढ़ेंगे बायोस्टैटिक्स। ठीक है, माध्य भौतिका और वो आते हैं उसमें 10th क्लास में जो मैथ में है ना, तो उस प्रकार इन्होंने इसका विधिवत लेखा रखा। तो ये 3-4 कारण थे जो इसकी सफलता के कारण थे। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे बात करते हैं सेकंड पार्ट।